हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एचटेट टीजीटी साइंस के केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को। और ये जो क्वेश्चंस है ये अभी जो रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है ना एचटेट का, उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये अभी एचटेट 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ है। 2025 का एग्ज़ाम दिसंबर तक हो जाएगा। ठीक है, अभी एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह स्टार्ट होंगे। तो ये जो हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ये 2024 के पीवाईक्यू क्वेश्चन से, ये डिले होने की वजह से अभी मतलब रिसेंटली हुआ है। अब इससे पहले जितने भी एचटेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, आई थिंक 2018 के अराउंड से लेकर और जो भी लास्ट एग्ज़ाम हुआ है 2023, यानी कि 24 वाले को तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, हमने दोनों ही टीजीटी और पीजीटी लेवल के केमिस्ट्री के पोर्शन को डिस्कस किया हुआ है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मैच द कॉलम टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको फर्स्ट वन जो कॉलम है इसके अंदर कुछ रिएक्शंस की कंडीशंस गिवन है और सेकंड कॉलम में यहाँ पे आपको रिएक्शन के नाम दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट क्या है, अभी देखो यहाँ पे जो मैचिंग करनी है इसमें क्या लिखा है, लाइमस्टोन इज हीटेड, कि लाइमस्टोन को हीट किया है। तो बेसिकली लाइमस्टोन होता क्या है, देखो लाइमस्टोन क्या होता है अभी, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है अभी, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हीट कर रहे हैं तो हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट ये इट इज़ मतलब ये सॉलिड स्टेट में होता है और हीट करने पर ये क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो अब देखो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई। अब इनमें ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये कौन सी प्रोसेस है यहाँ से देखने की भी नीड नहीं होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, बस फिर तो क्या है, फॉर्मेलिटी के लिए आपको ही मैचिंग करनी है। तो लाइमस्टोन क्या होता है अभी, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। और जब आप इसे हीट करते हो तो ये क्या करता है, दो प्रोडक्ट बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो जब भी किसी रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट से आपको दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं अभी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द जो भी रिएक्शन कंडीशन है उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। जैसे हीट की वजह से, यानी कि हीट अगर आप यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से यहाँ पे जो होगा उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे भाई, थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। कौन सा डीकम्पोजिशन है ये टाइप भाई, थर्मल डीकम्पोजिशन है। तो यहाँ पे देखो अब आपको टाइप के अकॉर्डिंग तो दिया हुआ नहीं है, अब यहाँ पे ऑप्शन में आपको टाइप के अकॉर्डिंग भी ऑप्शन हो सकते थे। ठीक है भाई, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन कंडीशन की वजह से डीकम्पोजिशन हो रहा है ऐसा भी मेंशन हो सकता था। तो देखो ए का क्या आ जाएगा यहाँ पे, डीकम्पोजिशन। तो ये क्या बन गया भाई, यहाँ पे ए का आ गया सेकंड। अब मैचिंग वाले क्वेश्चन ना मेरे फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आपको चारों क्वेश्चंस भी, चारों मतलब जो भी आपको मैच करना होता है, चार है तीन है, अगर वो सारे भी नहीं आते ना, अगर आपको एक या दो का भी आइडिया है तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो। प्लस में क्या होता है, अगर आपको सारे भी आते हैं तो भी यहाँ से क्या है, टाइम सेविंग वाला काम होता है। ठीक है, यहाँ से टाइम बच जाता है, यहाँ से इजीली मैचिंग होगी। और अगर एक भी ऑप्शन, अगर मान लो किसी एक का भी यहाँ पे मैच हो गया और वो सिर्फ एक के लिए ही आपको गिवन है, जैसे अब यहाँ पे ए का सेकंड आएगा, तो देखो अब यहाँ पे ए का सेकंड जो है वो किसी और ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, तो आपको बाकी ऑप्शन देखने की नीड ही नहीं है। यहाँ से क्या, डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको बाकी ऑप्शंस आते भी हैं ना तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपका टाइम बचा है, तो वो टाइम आपके लिए आगे किसी क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। तो ए का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। बट यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं तो हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे। तो लाइमस्टोन इज हीटेड, ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बी क्या है भी, मैग्नीशियम वायर इज बर्नड इन एयर, कि मैग्नीशियम वायर को हमने बर्न किया है एयर में। तो ये मैग्नीशियम वायर है, इसको जब एयर में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे ये क्या करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ट्वाइस होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है भी O2 है और यहाँ पे भी आपको 2 करना पड़ेगा। तो अब ये क्या है, ये रिएक्शन जस्ट अपोजिट है किसका, डीकम्पोजिशन का। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। डीकम्पोज का मतलब क्या है भी, ब्रेक डाउन, ब्रेक होना। अब यहाँ पे क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है। ये देखो यहाँ पे एक सिंगल से दो प्रोडक्ट मिल रहे थे, यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट है और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं अभी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बी का क्या आ जाएगा, थर्ड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वेन एवर टू और मोर देन टू, यानी कि जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे और दे कंबाइन, वो कंबाइन करते हैं रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
तो ये हो गया अभी यहाँ पे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी डिफरेंट टाइप्स बन सकते हैं कि एलिमेंट एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन कर रहा है, या कंपाउंड कंपाउंड कंबाइन कर रहा है। तो ऐसे भी यहाँ पे फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है इसकी। अब बी का थर्ड देखो, इस ऑप्शन में दिया हुआ है आपको। सी क्या है अभी, वाइट पीपीटी ऑफ AgCl, यानी कि AgCl की क्या है अभी, वाइट पीपीटी की फॉर्मेशन होती है व्हेन AgNO3, AgNO3 क्या होता है अभी, सिल्वर नाइट्रेट है। AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। इज एडेड टू NaCl, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है। तो अब यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं। उसने बोला कि ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करके क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं विच इज़ अ वाइट पीपीटी। सिल्वर क्लोराइड क्या है अभी यहाँ पे, वाइट पीपीटी है। अब जो पीपीटी फॉर्मेशन होती है ना, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक होती है। किसका कैरेक्टरिस्टिक होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो अब यहाँ से भी आपको आइडिया लग गया होगा कि सी ऑप्शन का क्या आएगा भाई, फोर्थ आएगा। सी का क्या बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा। रिएक्शन क्या होगी, एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट में नाम से पता चल रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी को उसके प्लेस से हटा देना, ठीक है, डिस्प्लेस कर देना। या तो अब यहाँ पे क्या होगा, डबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे देखो अब यहाँ पे अगर आप इस कंपाउंड को देखते हो ध्यान से, Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बनेगा, सेम ऐसे यहाँ पे ये बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इसका कटायन इसके एनायन के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पे ये वाला जो मैंने अपोजिट बोल दिया क्या, Na पॉजिटिव नहीं, ठीक है, हाँ, ये कटायन इस एनायन के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे भाई, देखो AgCl प्लस में NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पे ये जो AgCl बना है, सिल्वर क्लोराइड बना है, दैट इज़ वाइट पीपीटी। ये क्या होता है भाई, वाइट पीपीटी होता है। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर से ही केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ना कुछ रिएक्शंस ऐसी है जिसके अंदर पीपीटी के आपको कलर दे रखे होंगे कंपाउंड के, तो ये सब आपको अच्छे से करने हैं। ये किसी भी तरीके से ना वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर, कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमने एसिडिफाई वाटर से पास करा दी है। तो जैसे ये वाटर है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसमें से ये एसिडिक कंडीशन ली हमने, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस की वजह से जब डिकम्पोजिशन होता है, मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो यहाँ पे क्या है, ये नेक्स्ट टाइप हो गया। यहाँ पे थर्मल था, हीट की वजह से हो रहा था। यहाँ पे क्या है भी, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। तो जब भी जो डिकम्पोजिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे ये क्या है, H2 प्लस वाटर H2 प्लस ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। अगर रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आपको ट्वाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ट्वाइस करने की वजह से ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन क्या है भाई, यहाँ पे इम्बैलेंस हो गए। तो यहाँ पे क्या है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 4, अभी रिएक्शन क्या बन गई भाई, यहाँ पे बैलेंस हो गई। तो डी का क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट। डी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट। और ये सारे ही मैचिंग के लिए आपको जो करेक्ट ऑप्शन गिवन है ऑप्शन नंबर 1 में दिए हुए हैं। तो देखो ये तो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन कर लिया था, बट समझने के लिए हमने सारे ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, समझा है कि उसमें रिएक्शन में क्या हो रहा है और कौन से टाइप की रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, मोल कॉन्सेप्ट से आप बोल सकते हो। यहाँ पे हम 9th क्लास में पढ़ते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज कंपोजिशन के रिगार्डिंग आपको गिवन है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आपको दी हुई हैं। तो क्या बताया गया भाई, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कि आपके पास 2.5 ग्राम ऑफ शुगर है विच इज़ डिजॉल्व इन 47.5 ग्राम ऑफ वाटर। उसे आपने डिजॉल्व कर दिया इतनी अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है अभी, मास परसेंटेज ऑफ शुगर कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है अभी, मास परसेंटेज ऑफ शुगर। तो मास परसेंटेज ऑफ शुगर का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई W/W परसेंटेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, W/W परसेंटेज की। और ये होता क्या है अभी, देखो यहाँ पे ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। हम जनरली बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट की कितने कंपोनेंट से बने उसके बेसिस पे सॉल्यूशन बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है, क्वाटनरी हो सकता है। बाइनरी का मतलब क्या है, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब क्या है अभी यहाँ पे 2 है। टर्नरी अगर हम बोलते हैं, ऐसी क्वाटनरी बोलते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा 3 4, ऐसे रिस्पेक्टिवली ये चलता रहेगा। तो जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं ना नॉर्मली, तो वो सॉल्यूशन जो होता है हमारा, वो हम 2 कंपोनेंट के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। तो बेसिकली जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक होता है वहाँ पे सॉल्यूट और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट वो होता है विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट, जो क्या होता है भाई, लार्ज कंसंट्रेशन में, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और सॉल्यूट क्या होता है, लेस
क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि सॉल्यूट वो होता है जिसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो यहाँ पे डिज़ोल्व किसे कर रहे हैं हम, शुगर को। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूट। क्या बन गया भाई यहाँ पे, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर। सॉल्वेंट क्या बनेगा भाई यहाँ पे, वाटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। वैसे तो सभी को आता ही होगा, बहुत ही बेसिक है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपोन में क्या आता है भाई यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना है सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों का कंबाइन लेते हैं हम यहाँ पे मास, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो 100 से। तो अब देखो मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, शुगर है, और शुगर का मास आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2.5 ग्राम। अपोन में क्या लेना है आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि आपको शुगर प्लस वाटर की अमाउंट को ऐड करना पड़ेगा। तो 2.5 प्लस में 47.5, ये क्या आ जाएगा भाई 50। क्या आ गया 50 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे 50 1 और ये क्या है 2 और 2.5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, सॉरी 5 ग्राम नहीं, परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम, तो 5%। क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ ग्लास ट्यूब। ऐसा क्वेश्चन PYQ में भी है। ठीक है, अब देखो जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं ना, PYQ क्वेश्चंस देखते हैं, या फिर हम कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो अब ऐसा नहीं होता। देखो कुछ हर एग्जाम का अपना पैटर्न होता है। तो कुछ एग्जाम्स में तो क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा होता है ना, डिस्कस किया होता है, वो एज इट इज़ उठ के आ जाता है। ठीक है भाई, सेम टू सेम जैसी लाइन आपने पढ़ी है। बट कई बार क्या होता है, जो हमने पढ़ा होता है, ठीक है, बुक से भी पढ़ा होता है, या फिर हमने कहीं से प्रैक्टिस की है, कहीं से प्रिपेयर किया है, तो वहाँ से भी पढ़ा होता है, बट वो एज इट इज़ उठ के नहीं आता। कॉन्सेप्ट वही होते हैं, बट वो क्वेश्चंस वहाँ से कोई लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चंस को थोड़े नए तरीके से फ्रेम कर देता है। बट इसका मतलब फिर ये नहीं होता कि आपने ये पढ़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्कूल वाले एग्जाम्स तो है नहीं कि क्वेश्चंस ऐसे उठा के आपको ऐसे ही राइट करना है या एज इट इज़ मिल जाएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज को चेंज कर देता है, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग को थोड़ा सा घुमा देता है। तो इस तरीके से होता है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब कुछ ही नया है या फिर ऐसा कुछ अलग पूछ लेते हैं। तो व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, ऐसा PYQ में पूछा गया है। लेड नाइट्रेट क्या होता है अभी, PbNO3 का ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। ठीक है, और जब आप इसे हीट करते हो तो यहाँ पे क्या होता है अभी, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, डीकम्पोजिशन का। क्योंकि देखो लेड नाइट्रेट को हीट करने पर कौन सा डीकम्पोजिशन है, थर्मल, क्योंकि हीट वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है लेड ऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, और प्लस में यहाँ से क्या होता है O2 गैस बनती है। तो अब जो O2 गैस होती है तो क्या होती है, कलरलेस, मतलब कलरलेस ऑर्डरलेस होती है। और जो NO2 गैस होती है, ये जब हम लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और इसे हीट करते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनती है। तो जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब, तो उसकी बाउंड्री पे क्या है, आपको ऐसे विजिबल होती है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाएगी, यहाँ से ऐसे ब्राउन फ्यूम्स भी दिखते हैं। तो ये बन गया, यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स हो जाते हैं। और जो लेड ऑक्साइड होता है, ये कैसा होता है भाई, येलो। कैसा होता है, येलो होता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या की मैंने, कि इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे आयन्स एक्सचेंज होते हैं। क्या होता है अभी, आयन्स एक्सचेंज होते हैं। एक कंपाउंड है, उसके कैटायन एनायन एक्सचेंज हो जाते हैं दूसरे कंपाउंड के कैटायन एनायन के साथ। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज होता है। क्या होता है अभी, आयन एक्सचेंज होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट से दो से ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। इट मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है अभी, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, फर्स्ट क्या है, इनकरेक्ट है, उसने करेक्ट वाला पूछा है। तो फर्स्ट नहीं है, तो जिस भी ऑप्शन में फर्स्ट आपको गिवन है ना, उसको कट कर दो, क्योंकि वो ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के साथ आपको थर्ड दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पे फर्स्ट के साथ आपको सेकंड गिवन है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट किसके वजह से हुआ है भाई, इसकी वजह से हुआ है। अब देखो यहाँ से एक पॉइंट और आप क्या देख सकते हो, कि यहाँ पे फर्स्ट के साथ थर्ड इनकरेक्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट गिवन है। चलो आगे देखते हैं। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2 आर इवॉल्व, कि भाई ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं, तो ब्राउन फ्यूम्स तो बनते हैं, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, अभी बताया NO2 की बनेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे करेक्ट है। अब उसने करेक्ट वाला बोला है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड जो है वो इसमें दिया हुआ है आपको और इसमें गिवन है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं, वाइट रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड इन द ग्लास ट्यूब, कि भाई जो वाइट रेजिड्यू होते हैं वो बनते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया अभी, ऑप्शन नंबर 4। क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब पहले भी हमने डिस्कस किए हुए हैं और सेम क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, सेम क्वेश्चन भी हमने एज इट इज़ डिस्कस किया हुआ है, क्या होगा। और देखते हैं भाई क्या पूछा है उसने, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि कैसे आप बिना सॉल्व करे भी पता कर सकते हो। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, मोल्स जो होते हैं, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास। अब मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम दो तरीके से मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं मोल्स को। एक होता है मास के टर्म्स में, तो मास के टर्म्स में हम जो फॉर्मूला होता है वो यूज़ करते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब वो मोलर मास भाई अगर एटम है तो एटम के लिए आ जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, जो भी आपको गिवन है। दूसरा मोल्स का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, कि भाई पार्टिकल्स हैं, अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे मास ना देकर क्या दिया हुआ भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन पार्टिकल्स। भाई जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है या बताया है वो और अपॉन में क्या आ जाता है, एवोगैड्रो नंबर, क्या आ जाता है, एवोगैड्रो नंबर। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ मोल्स और इस वाले फॉर्मूले की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, क्योंकि उसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए तो हमने ये वाला फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हो जाएंगे नंबर ऑफ गिवन। भाई एवोगैड्रो नंबर तो फिक्स रहता है हर किसी के लिए, जो एवोगैड्रो नंबर होता है डेट इज़ फिक्स 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये तो फिक्स है। अब मोल्स यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम फॉर्मूला बनाना चाहे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो फॉर्मूला बनेगा गिवन पार्टिकल्स का, कि भाई कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसके लिए फॉर्मूला इस के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा कि मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, अवोगैड्रो नंबर से। अब अवोगैड्रो नंबर तो क्या होता है, सबके लिए सेम होता है, तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है ये होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसी के ज़्यादा होंगे जिसके लिए मोल्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखो इन दोनों का ही प्रोडक्ट क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर मोल्स ज़्यादा, भाई ये तो आपको सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मान लो यहाँ पे आप सबके लिए मोल्स भी कैलकुलेट करते हो, तो मोल्स कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या दिया हुआ है, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि ये वैल्यू तो फिक्स है, यानी कि आपको सभी के मोल्स को किससे है भाई 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर ये वैल्यू सेम है तो यानी कि सेम से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर ये वैल्यू चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसका तो फैक्टर वही रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर एन की वैल्यू ज़्यादा है यानी कि मोल्स ज़्यादा है, अगर मोल्स ज़्यादा है तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या आएंगे भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या फिर नंबर ऑफ एटम जो भी पूछा है वो भी क्या बनेंगे, यहाँ पे ज़्यादा ही बनेंगे। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोल्स को देख लेंगे, उसी के बेसिस पे बता देंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने की नीड नहीं है। तो अब जैसे फर्स्ट है 1 ग्राम ऑफ CO2, तो CO2 के मोल्स की बात करें तो क्या होता है भाई 1 अपॉन में, अब मास तो सबके लिए सेम है, अगर मोल्स का फॉर्मूला देखिए मास के टर्म्स में तो ये होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब यहाँ पे गिवन मास तो सभी का 1 है। अब CO2 के लिए जो मोलर मास होता है, एक का बता देती हूँ बाकी आप खुद ही देख लेना। कार्बन का होता है 12, एक ऑक्सीजन का 16 है, दो का कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 32 और ये ऐड करने पे आ जाएगा 44। फिर नेक्स्ट ऐसे ही हम नाइट्रोजन के लिए देखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 28। फिर ऐसे ही हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे डेट इज़ 1/2। और ऐसे ही हम यहाँ पे मिथेन के लिए CH4 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन में 16। अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर तो सभी का सेम है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। अब इतना तो हमने मैथ्स में पढ़ा ही होगा कि भाई मतलब आप सबको आता होगा इतना तो, कि जितनी बड़ी ये वैल्यू होती जाएगी, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जितनी बड़ी ये नीचे वैल्यू होती जाएगी, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग, वो क्या है उतनी ही छोटी वैल्यू आती जाएगी। तो यानी कि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, बड़ी आएगी। ये तो कॉमन मतलब जनरल मैथ्स की बात हो गई, ठीक है भाई। अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, न्यूमरेटर सभी के सेम है तो इसलिए यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो क्या है उतना छोटा आएगा, और जितनी बड़ी डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी वो उतनी ही बड़ी आएगी। तो यहाँ पे 0.5 आएगा, क्योंकि इसे तो इसका तो हमें पता ही है, बाकी जो वैल्यू है वो 0.5 से यहाँ पे क्या है स्मॉल ही आएगी, छोटी ही आएगी। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि इसके मोल जब सबसे ज़्यादा है, तो अगर इसके मोल सबसे ज़्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या है भी इसी के लिए ज़्यादा होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस इन विच अ मिक्सचर ऑफ हैवियर एंड लाइटर पार्टिकल इज सेपरेटेड बाय द एक्शन ऑफ विंड इज। यहाँ पे आपको क्या है भाई, एक मिक्सचर गिवन है जिसके अंदर हैवियर और लाइटर पार्टिकल दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मीडियम यूज़ करना है यहाँ पे, जो वो क्या है भाई, विंड है, हवा है, कि भाई हवा का यूज़ करके क्या करना है भाई, यहाँ पे आपको हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं भाई विनोइंग। क्या बोलते हैं, ये सेपरेशन टेक्निक्स होती है, सेपरेशन मेथड्स होते हैं। आई थिंक ये पता नहीं 6-7 क्लास की बुक में दिया हुआ है आपको। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, आपके सिलेबस में भी मेंशन है, ठीक है। अभी एचटेट लास्ट 2 ईयर से क्या कर रहा है, अभी सिलेबस भी देता है आपको, तो इस सिलेबस में भी मेंशन है, और प्रॉपर जो भी सिलेबस दिया हुआ है ना बोर्ड ने, उसमें से ही आपका एग्ज़ाम आता है, ठीक है। पूरा ही पैटर्न को वो फॉलो करता है। केमिस्ट्री के पोर्शन की अगर बात करूँ मैं, बाकी पोर्शन को नहीं मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, बाकी पोर्शन के रिगार्डिंग। अगर केमिस्ट्री के सेक्शन की बात करें ना, तो टू द पॉइंट बिल्कुल जो भी उसने सिलेबस दिया है ना, उसमें से ही लास्ट 2 ईयर से अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं, और हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक टॉपिक से रह गया है या फिर इससे ज़्यादा पूछ लिया है। बहुत ही अच्छे से केमिस्ट्री के सेक्शन को ना लास्ट 2 ईयर से पेपर में कवर किया जाता है, सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को, जो भी सिलेबस में मेंशन है। तो देखो भाई, यहाँ पे जो प्रोसेस होती है दैट इज़ विनोइंग। क्या होती है भाई, इस मेथड को जो हम बोलते हैं वो क्या होता है भाई, यहाँ पे विनोइंग होता है। और ये जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, अब विंड की वजह से यहाँ पे क्या है, इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब इस यहाँ पे आपने देखा होगा, ठीक है, हवा से आराम से हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्या है, अगर हम यहाँ से पीछे से हवा ऐसे चलाते हैं, तो यहाँ पे जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो तो यहीं ड्रॉप हो जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे दूर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है अभी, ऑप्शन नंबर 2 विनोइंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, इसमें बीट करते हैं, ठीक है, फोर्स या फिर प्रेशर की हेल्प से यहाँ पे क्या करते हैं, जो वीट्स होते हैं उनसे क्या है, उनके ग्रेन्स को अलग किया जाता है, और जो भी वहाँ पे उनके छिलके होते हैं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो समझने के लिए, जो भी हस्क पार्टिकल्स होते हैं या फिर लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। बट यहाँ पे क्या है, बीट करके फोर्स या फिर प्रेशर लगा के किया जाता है। जो सीविंग मेथड होता है, इसमें क्या होता है, पार्टिकल साइज़ पे ये डिपेंड करता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे चाय छानना। तो चाय पत्ती और जो चाय होती है वो आपको पता है आराम से यहाँ पे पार्टिकल साइज़ के डिफरेंस की वजह से हो जाती है। तो इसका ये आ गया। फिर नेक्स्ट है सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट डेंसिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, हाई जो डेंसिटी वाले रहते हैं, जो हैवियर डेंसिटी वाले रहते हैं, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, और जो भी लाइटर होता है वो क्या रहता है, ऊपर की तरफ होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम एंड कोलॉइडल टाइप रिस्पेक्टिवली इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यहाँ पे आपको क्या है भी, उसने डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम और कोलॉइडल टाइप गिवन है ऑप्शन में, और आपको ये चूज़ करना है किसके रिगार्डिंग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रिगार्डिंग। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है दैट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका एक्वा सॉल्यूशन होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं अभी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो अब इसका एक्वा सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसको हमने डिसॉल्व किया है, इसको हमने यहाँ पे डिसॉल्व किया है। तो देखो यहाँ पे डिस्पर्स फेज जो होता है, जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट होता है ना, उसके तरीके से होता है। यानी कि जिसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ डिस्पर्स फेज, जिसमें डिसॉल्व कर रहे हैं दैट इज़ डिस्पर्जन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ऐसे ही कोलॉइड्स में क्या होता है, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो यहाँ पे सोल्यूट जैसा होता है डिस्पर्स फेज, सॉल्वेंट जैसा काम करता है यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम। तो अब यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो इट मीन्स ये क्या है, यहाँ पे सॉलिड इन स्टेट होता है, और ये डिसॉल्व किया जाता है किसमें, वाटर में। इसका एक वो सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्पर्स फेज क्या बन गया, यहाँ पे ये बन गया डिस्पर्स फेज, क्या बन गया यहाँ पे भाई, सॉलिड स्टेट में है ये। और डिस्पर्जन मीडियम क्या बनेगा, यहाँ पे लिक्विड बनेगा, क्योंकि इसका एक वो सॉल्यूशन बना रहे हैं, और इसे हम बोलते क्या है, सोल। इसे हम क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। यानी कि जब सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है दैट इज़ विच टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसका नाम होता है सोल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे उसने सीक्वेंस में रिस्पेक्टिवली करके लिखा है, तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पे ये डिस्पर्स फेज बन रहे हैं सारे ऑप्शन में। ये डिस्पर्जन मीडियम है और ये टाइप ऑफ कोलॉइड है। अब यहाँ पे मैं आपको बाकी भी बता देती हूँ, जैसे लिक्विड इन सॉलिड है। अब यहाँ पे डिस्पर्स फेज समझ में आ गया ना, फेज क्या होता है जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं, मीडियम क्या होता है जिसमें कर रहे हैं। तो लिक्विड इन सॉलिड है,
इसे हम रीड कैसे करते हैं, जो भी फेज होता है उसको बोलते हैं हम ऐसे कि लिक्विड इन सॉलिड है, तो लिक्विड इन सॉलिड जो होता है दैट इज जेल, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट उसने जो क्वेश्चन में हमसे पूछा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रिगार्डिंग पूछा था, इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट है। यहाँ पे इसको जेल ही बोलते हैं और जेल के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जेली, चीज़, बटर, ये सब क्या है अभी इसके एग्जाम्पल्स है। फिर नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखो, लिक्विड इन लिक्विड, भाई लिक्विड को ही लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं इमल्शन, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मिल्क है, फेस क्रीम है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। फोर्थ है यहाँ पे गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस को आपने डिजोल्व कर दिया लिक्विड में, तो ये जो होता है इसे हम फोम ही बोलते हैं, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, शेविंग क्रीम जो होती है, विप क्रीम जो होती है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। और यहाँ से कोलॉइड से हर बार एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, डिस्पर्स फेस, डिस्पर्जन मीडियम और टाइप ऑफ, इससे लास्ट ईयर जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसमें वो टेबल में दे रखा था उसने क्वेश्चन, मैच द कॉलम करना था, वहाँ पे 2-3 थे, आई मीन 2-3 के बारे में आपको पहचानना था कि कौन सा किसका एग्जाम्पल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ बेस ऑन सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, यानी कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को हम डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे भी मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम स्टेट के बेसिस पे करते हैं नॉर्मली तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे कर सकते हैं, डेंसिटी के बेसिस पे कर सकते हैं, शेप के बेसिस पे कर सकते हैं, मतलब जैसे मन करे वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही उसने एक क्लासिफिकेशन दिया है आपको सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है। तो ये तो कोई भी बच्चा भी कर देगा कि मिल्क, हनी और ऑयल इंक में से कौन यहाँ पे सॉल्युबल नहीं होगा, यानी कि उसने बोला डज नॉट बिलोंग, तो डज नॉट बिलोंग का यही मतलब है कि भाई 3 सॉल्युबल है, एक नहीं है, तो या फिर मतलब अपोजिट होगा इसका। तो यहाँ पे क्या है, ये मिल्क, हनी और इंक क्या है भी सॉल्युबल हो जाएंगे, और जो ऑयल है ये सॉल्युबल नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली मैच। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इसमें से इनकरेक्टली मैच वाली आपको आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट क्या है, ए मेटल यूज इन जॉइनिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, कि भाई एक मेटल है इलेक्ट्रिक वायर्स को जॉइन करने में यूज़ किया जाता है, डैट इज़ मैग्नीशियम। ये इनकरेक्ट है भाई, मैग्नीशियम क्या है, बहुत ही रिएक्टिव नेचर की होती है, बहुत ही रिएक्टिव मेटल होती है, इसका यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायर्स के रिगार्डिंग किन का यूज़ करेंगे, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे क्या है अभी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है अभी ऑप्शन नंबर 1 ही आ जाएगा। मैग्नीशियम का हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि उसने इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि करेक्ट आंसर फर्स्ट है विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी स्टेटमेंट्स को भी एक बार देख लेते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे है, ए मेटल हुज ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन बोथ एसिड्स एंड बेसिस, कि भाई एक मेटल ऑक्साइड जिसका क्या होता है भाई ऑक्साइड, यानी कि जिंक की बात कर रहा है, तो जिंक ऑक्साइड जो है इसने बोला है कि भाई ये एसिड में भी और बेस में भी दोनों में सॉल्युबल होता है, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जिंक ऑक्साइड जो होता है डैट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, ये क्या होता है अभी एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। और जो एम्फोटेरिक करेक्टर होता है, एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी होती है, उसका मतलब क्या होता है कि वो सॉलिड में सॉरी एसिड में भी और बेस में भी दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है, दोनों मीडियम में वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे जब आप इसकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो, फॉर एग्जांपल HCl लिया है आपने, या फिर आप H2SO4 लेते हो, तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये बना लेगा ZnCl2, और या फिर अगर H2SO4 के साथ कराते हो तो यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट। तो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, और वहीं पे अगर आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल NaOH लिया आपने, तो यहाँ पे क्या करता है सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन करता है Na2ZnO2। तो इट मीन्स ये दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है, और जिंक जो होता है ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। फिर थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे इनकरेक्ट वाला पूछा था, तो ये आंसर है, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है, ए मेटल अनरिएक्टिव टूवर्ड्स ऑक्सीजन एंड डाइल्यूट एसिड, कि भाई एक मेटल है जो कि ऑक्सीजन और डाइल्यूट एसिड के टूवर्ड्स अनरिएक्टिव रहती है, इज गोल्ड, ये बात भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है, ए मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, कि भाई जो मेटल होती है उसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से, और ये जो मतलब मेटल है जिसके लिए बात कर रहा है वो एल्युमिनियम मेटल है, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। एल्युमिनियम का जो ओर होता है एल्यूमिना Al2O3, इसका हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करके क्रायोलाइट के साथ रिएक्शन करते हैं यहाँ पे, और एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट वाली इनकरेक्ट गिवन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, एन आयनिक कंपाउंड ऑफ एलिमेंट एक्स हैज़ फॉर्मूला ऑफ MCl3, कि एक आयनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला MCl3 है, और यहाँ पे जो इसका मास है वो ये दिया हुआ है, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ द ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट एक्स। अब ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था, और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ कर रखे हैं, वैसे तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं बट यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट उसने यूज़ कर रखा है, और कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, और अच्छे से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने माइन्यूट सी, यानी कि बहुत ही मतलब छोटी सी मिस्टेक की वजह से इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें छोटी सी मिस्टेक जो है, वो पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या पॉइंट है, एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में आपको पता है क्या होता है, कटायन होता है, अनायन होता है, क्या होता है, कटायन होता है और एक अनायन होता है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, जैसे NaCl है, NaCl इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड, तो यहाँ पे कटायन अनायन कैसे होते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये गिवन है MCl3, तो यहाँ से आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो M+3 है, भाई यहाँ पे क्लोराइड आयन की वैलेंसी क्या होती है, -1 होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी M है वो जिसको इसने नाम दिया है X की, भाई ये M जो है ये X है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो भी M है X है, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि +3 चार्ज है इस पर, और क्लोराइड का तो आपको पता ही -1 होता है, बट यहाँ पे 3 है, तो इसलिए ओवरऑल चार्ज क्या है, -3 है। भाई एक क्लोराइड का -1 होता है, ओवरऑल -3 बनेगा। इस MCl3 के लिए जो मास गिवन है आपको वो ये दिया हुआ है, तो मोलर मास पूछा है कि भाई ये जो X है यहाँ पे, या फिर आप बोल दो ये जो M है यहाँ पे क्या करता है, ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है, तो इस ऑक्साइड का यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, मास बताना है कि क्या मास बनेगा। तो अब देखो ये बात तो समझ में आ गई, यहाँ पे +3 है, तो सबसे पहले तो हम इस M का मास कैलकुलेट करते हैं, तभी तो आप यहाँ पे मोलर मास पता करोगे किसका, ऑक्साइड का, M को X बोल दो, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस X का ही मास पता करते हैं, तो वो हम कैसे पता करेंगे, देखो इसका मतलब अगर ये MCl3 है, तो एक जो यहाँ पे मास है वो M का होगा, और 3 क्लोराइड आयन का मास होगा, और ये जो ओवरऑल है वो कितना है, 118.5 है। अब ये आपको यहाँ से पता करना है, ये हमें पता ही है, ये कितना होता है, 35.5 होता है, इज इक्वल टू में 118.5, और यहाँ से जब आप ये कैलकुलेट करोगे, मतलब मल्टीप्लाई करोगे और ये कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो ये जो पूरा आएगा यहाँ पे आ जाएगा 12 ग्राम, कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 12 ग्राम बचेगा, ये मल्टीप्लाई करने पे आई थिंक 106.5 आएगा, तभी 12 आएगा, तो यहाँ पे आ गया आपके पास क्या, 12 आ गया। इसका मतलब ये जो M है यहाँ पे M+3 बन रहा है, जिसे वो X भी बोल रहा है, इस X का मास कितना आ गया, 12। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि 12 जो होता है मास, वो किसका होता है, कार्बन का होता है, और कार्बन का उठा के यहाँ पे बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि वो +3 में है। अब यहाँ पे कार्बन तो +3 का है ही नहीं कुछ, यहाँ पे तो इसकी +3 है ही नहीं स्टेट, तो यहाँ पे क्या है, आपको ये नहीं देखना कि कार्बन बना रहा है, कौन बना रहा है यहाँ पे। अब वो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी हाइपोथेटिकल भी दे देता है, हाइपोथेटिकल भी दे सकता है कि भाई वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल उसने दे दिया ऐसे ही, उसे तो क्वेश्चन सॉल्व कराना है, तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट या क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी रख सकता है। तो यहाँ पे जो भी M है, M+3 है, या फिर आप बोल दो X है, उसका मास आ गया यहाँ पे 12। तो अभी जिसका भी मास आया आपको पता है ये क्या है, +3 स्टेट में, क्या है अभी +3 स्टेट में है। तो अब +3 स्टेट में है, तो आपने फॉर्मूला फॉर्मेशन सीखा होगा क्लास 9th की बुक से, क्या भाई जब भी कोई कटायन और अनायन होता है तो उसके लिए हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑक्साइड, तो ऑक्साइड क्या होता है, O2 नेगेटिव, और यहाँ पे जो कटायन है +3 में, तो इसका चार्ज 3 है और इसका 2 है, तो क्रॉस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, M2O3 बनता है, क्या बनता है अभी, M2O3 बनता है। तो अब यहाँ पे जो ऑक्साइड बनेगा वो ये बनेगा, भाई यहाँ पे ये जो M है ये तो +3 स्टेट में है, और यहाँ पे कार्बन कैसे +3 स्टेट में है ही नहीं, तो अब यहाँ पे क्या है, M2O3 बनेगा। तो अब यहाँ पे इस M2O3 का आपको मास कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्रॉस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए, मास कैलकुलेट करो, फिर क्रॉस फॉर्मूला कैलकुलेट करो, फिर वापस से मास कैलकुलेट करो। तो अब यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई में M प्लस में 3 मल्टीप्लाई में ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मेटल जो, मतलब यहाँ पे जो M है, मेटल नहीं, जो M है उसका मास क्या आया भाई, 12 आया है, प्लस में 3, और एक ऑक्सीजन का होता है भाई कितना, 16। तो यहाँ पे जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, 72। कितना आ जाएगा भाई, 72। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइन बाय द नंबर ऑफ। ऐसे क्वेश्चंस में भी बताओ मिस्टेक कर देते हैं। तो जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, वो क्या होता है, एटॉमिक मास होता है भाई न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन का सम, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम को कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने एज इट इज़ कहीं ना कहीं डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। किसी एग्जाम का PYQ भी मिलेगा, आई थिंक DTRSS के पेपर में मिलेगा आपको PYQ क्वेश्चंस में, और वैसे भी जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फॉर द फॉलोइंग रीजंस निक्रोम वायर इज जनरली यूज एज अ हीटिंग एलिमेंट इन हीटिंग अप्लायंसेज। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, बट ये नॉर्मली क्या है भाई, वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स के उससे आया हुआ है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जो है, बट ये यहाँ पे ऐड हो गया, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या भी यहाँ पे बोला है कि जो निक्रोम वायर होती है उसका हम यूज़ करते हैं हीटिंग अप्लायंसेस में। तो अब यहाँ पे इसके लिए रीज़न दिए हुए हैं। फर्स्ट है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है भाई, तभी तो हीटिंग अप्लायंसेस में यूज़ करेंगे। ऐसे ही मटेरियल का हम यूज़ करेंगे जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। अगर कोई लो मेल्टिंग वाली चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो उनके कंटेनर या फिर यूटेंसिल्स अप्लायंसेस बनाने का फ़ायदा ही क्या होगा, ठीक है। वो तो फिर ख़राब हो जाएंगे, वर्क ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है भाई, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है इट्स रेजिस्टिविटी इज़ हाई, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं भाई, इट गेट ऑक्सीडाइज इजीली। भाई एग्जाम में जो था यहाँ पे डज नॉट गेट करके हो गया, तो ये तो इसी के रिगार्डिंग पॉइंट हो गया, यानी कि करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ से आंसर नहीं आएगा, बट आपको जो ऑफिशियल पेपर में क्वेश्चन गिवन था ना, वो ऐसे था कि इट गेट ऑक्सीडाइज इजीली, कि भाई जो निक्रोम होता है ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यानी कि अगर ये ऐसे होता है डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली एग्जाम में, तब ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती, बट आपको जो क्वेश्चन पेपर में लैंग्वेज गिवन है उसके अंदर डज नॉट नहीं दिया हुआ है, तो इट गेट ऑक्सीडाइज इजीली बोला गया है कि निक्रोम भाई इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये निक्रोम इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होता, तभी हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। उसने करेक्ट वाली स्टेटमेंट का पूछा है ना, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। अगर ये वाला पॉइंट फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ, अगर यहाँ पे डज नॉट मेंशन होता, तब यहाँ पे ये वाली जो सारी स्टेटमेंट से क्या बन जाती भाई, करेक्ट बन जाती है। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, क्वेश्चन पेपर में जो था वो ये था, ठीक है। डज नॉट को यहाँ से इग्नोर करना, अगर डज नॉट करके आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हो, तो यहाँ पे क्या है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच वन इज नॉट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन का एलोट्रोप पूछा है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म जो कार्बन की नहीं होती है। तो अब देखो क्रिस्टलाइन बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, एक रेगुलर पैटर्न में, एक रेगुलर सीक्वेंस में, अरेंजमेंट में क्या होता है भाई, अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, ठीक है, एटम्स का या फिर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल जो भी है उनका अरेंजमेंट क्या है, एक फिक्स पैटर्न में होता है। तो वो ग्रेफाइट में भी फॉलो होता है, डायमंड में भी होता है, फुलरीन में भी होता है, इन सब में होता है, बट कोल में नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, ये अमरफस एलोट्रोप बन जाएगा, क्योंकि इसका कुछ स्ट्रक्चर फिक्स पैटर्न नहीं होता। देखो ग्रेफाइट में आपने पढ़ा है, डायमंड में आपने पढ़ा है कि इनके अंदर हेक्सागोनल, टेट्राहेड्रल, और फुलरीन में भी क्या होती है, इस तरह से हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होती है। तो इसमें क्या है, एक रेगुलर पैटर्न है जो एक क्या है सीक्वेंस के अंदर रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से ये अरेंजमेंट आया है। तो ऐसे टाइप ऑफ सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और अमरफस होता है जिसमें रैंडम होता है, यानी कि कुछ डिस्टेंस तक उसने एक पैटर्न को फॉलो किया, फिर उसका मतलब उसका सीक्वेंस चेंज हो गया, भाई कुछ डिफरेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि वहाँ पे मल्टीपल रैंडम पैटर्न्स होते हैं, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक भाई इस क्वेश्चन में पता नहीं किस बात की बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्वेश्चन को समझने में ही, इवन आंसर की आने के बाद तक भी इस क्वेश्चन में ना डाउट था। तो इस क्वेश्चन को आज ध्यान से समझना कि क्या आप इस क्वेश्चन में आप गलत समझ रहे हो। इतना ईजी सा क्वेश्चन है, बट पता नहीं क्या लैंग्वेज समझने में या फिर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है। इस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एक तो वो जो मैंने मास वाला बताया आपको जिसका आंसर 72 है, एक उस क्वेश्चन में और एक इस क्वेश्चन में, और दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है और आंसर भी सही दिए हुए हैं, बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। क्या क्वेश्चन है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट अप्लाई ऑन द हेड ऑफ अ मैचस्टिक मेड ऑफ सुटेबल वुड। ये बोला है कि किस सब्सटेंस को आप हेड पे अप्लाई नहीं करते हो। तो देखो सबसे पहली बात तो आई थिंक मुझे लगता है कि डाउट ही ये था कि यहाँ पे बस आपने ये तो देख लिया कि इसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, बट ये नहीं समझ रहे कि वो बात किसकी कर रहा है, मैचस्टिक हेड की बात कर रहा है या फिर सरफेस की बात कर रहा है। अब देखो जो मैचस्टिक होती है
उस मैच स्टिक में आप यहाँ पे क्या करते हो, जो स्टिक होती है उसको यहाँ पे इस सरफेस पे रब करते हो, इस सरफेस पे रब करते हो, तब स्ट्राइक करने के बाद क्या है भाई, वो मतलब बर्न करती है। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे स्ट्राइकिंग सरफेस है, दैट इज़ द स्ट्राइकिंग सरफेस। पहले इस पॉइंट को ही क्लियर करो, यहाँ पे ये क्या है भाई, स्ट्राइकिंग सरफेस है। और जो मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक का जो ये हेड होता है, ठीक है, जो आपको रेड कलर ब्लैक कलर मतलब जैसा भी है, ठीक है, रेडिश ब्राउन जो भी रहता है, वो यहाँ पे आपको ये दिखता है, दैट इज़ हेड। ये क्या है, यहाँ पे मैच स्टिक का हेड है, ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्राइकिंग सरफेस है, ये मैच स्टिक का हेड है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि जो आप मैच स्टिक के हेड पे अप्लाई नहीं करते हो, तो बिल्कुल ठीक बात है, हम हेड पे ये अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई करते हैं। रेड फॉस्फोरस जो होता है इसको हम यहाँ पे स्ट्राइकिंग सरफेस पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने देखा भी होगा कि ये थोड़ा सा रेडिश कलर इन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो मैच स्टिक का जो सरफेस होता है स्ट्राइक करने वाला, डेट इज रेड फॉस्फोरस। ये क्या होता है, रेड फॉस्फोरस होता है। बाकी ये जो तीनों होते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोराइड और क्लोराइड नहीं सॉरी भाई, पोटाशियम क्लोरेट और स्टार्च जो होता है, इसको हम अप्लाई करते हैं कहाँ पे भाई, हेड पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम वैसे बात करें तो यहाँ पे जो इसकी हिस्ट्री बताई गई है, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो ये बताया गया कि स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड का हम यूज़ करते थे, उसके ऊपर सल्फर की कोटिंग करते थे पहले के टाइम में। फिर भाई जैसे जैसे और ज़्यादा डेवलपमेंट होती गई और सेफ्टी पर्पज़ की वजह से फिर क्या किया गया कि एक एंटीमनी ट्राइसल्फाइड लिया, पोटाशियम क्लोरेट लिया और वाइट फॉस्फोरस, क्या लिया भाई, वाइट फॉस्फोरस। इन तीनों का यूज़ करते हैं विद सम ग्लू, कुछ ग्लू के साथ और स्टार्च के साथ। ये सब हम कहाँ पे लगाते हैं, वाइट फॉस्फोरस है, स्टार्च है, ग्लू है, इन सबको अप्लाई करने लगे कहाँ पे, हेड ऑफ मैच स्टिक, यानी कि यहाँ पे इस पे ये सब। फिर इसको क्या करते थे, रफ सरफेस के अगेंस्ट स्ट्रक करते थे। यहाँ पे जैसे ये मैच स्टिक का रफ सरफेस बना दिया यहाँ पे, और इसको यहाँ पे स्ट्रक करते थे। तो अब होता क्या था, तो जो वाइट फॉस्फोरस था वो इग्नाइट हो जाता था, ठीक है, हीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। हीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या है, वहाँ पे इग्निशन होता था, इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता था उसे, और वो कंबशन शो करता था, ठीक है, यानी कि बर्न हो जाता था। अब यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता था। जो भी मैन्युफैक्चरिंग काम करते थे मैच स्टिक को बनाने के लिए, उनके लिए अच्छा नहीं था। तो उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे, सेफ्टी पर्पज़ की वजह से उसको रिप्लेस कर दिया गया किससे भाई, हेड पे। फिर अब हम जो एट प्रेजेंट लगाते हैं वो होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड। क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, पोटाशियम क्लोरेट होता है, और जो रबिंग सरफेस होता है ना, ये बना होता है किसका भाई, पाउडर्ड ग्लास का और लिटिल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। पाउडर्ड ग्लास और रेड फॉस्फोरस यहाँ पे लगी होती है। अब ये लेस डेंजरस है, डेंजरस तो रेड फॉस्फोरस भी है, बट एज़ कम्पेयर टू वाइट ये कम होता है। तो जब हम मैच स्टिक को रब करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस सरफेस के अगेंस्ट, तो यहाँ पे जो रेड फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है वाइट में, और ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है। जो आपने हेड पे लगाया था किस, क्या भाई, पोटाशियम क्लोरेट लगाया था, उसके साथ ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर मतलब हीट ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, इग्नाइट होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे कंबशन स्टार्ट होता है। आई होप अब ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पहले क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, रबिंग सरफेस पे हम इसका यूज़ करते हैं, स्ट्राइकिंग सरफेस पे, नॉट ऑन हेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4th ही है और बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, कि भाई स्टील का यूज़ हम किसकी मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी, स्टील मैन्युफैक्चर करने में हम इनमें से किसका यूज़ करते हैं, कोक का, कोल गैस, कोल तार, बिटुमन। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कोक का, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है। कोल गैस एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है, और कोल तार बहुत सारे अदर मटेरियल्स बनाने में, और बिटुमन तो क्या होता है, रोड लेवलिंग करने में, सरफेस वगैरह बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, बिटुमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई यहाँ पे, विच सब्सटेंस इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन इन द गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, बट सेम एज इट इज़ नहीं पूछा गया एचटेट के पेपर में, थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है। बट ये पेपर PYQ क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है और आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है अभी, एक प्रोसेस होता है रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के लिए। रस्टिंग अब सभी को पता ही होगा, आयरन जब कोरोड हो जाती है, आयरन रस्टिंग हो जाती है, आयरन को रस्ट हो जाता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम आयरन मेटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेथड का यूज़ करते हैं, डेट इज़ गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आयरन मेटल की हम कोटिंग कर देते हैं किससे भाई, जिंक मेटल के साथ। किसके साथ,
जिंक मेटल के साथ। जिंक क्या होता है, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर है और ये रिएक्शन करता है और एक जिंक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है और ये खुद कोरोड हो जाता है, ठीक है, ये खुद कोरोड होता है, आयरन को नहीं होने देता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। जिंक की कोटिंग को हम क्या बोलते हैं भाई, आयरन के ऊपर गैल्वेनाइजेशन मेथड बोलते हैं फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम द रस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको स्टेट्स ऑफ मैटर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और इनमें से आपको क्या करना है भाई, इनकरेक्ट वाली आइडेंटिफाई करनी है। फर्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इज़ वेरी लेस, तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आपको पता है सॉलिड में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में क्या है भाई, थोड़ी वीक हो जाती है, और गैशियस में तो क्या है सबसे कम होती है क्योंकि उनके पार्टिकल्स रैंडम ऐसे रहते हैं, तो ये पार्टिकल दूर दूर है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम रहेगी। फर्स्ट करेक्ट है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। प्लाज्मा 4 स्टेट्स ऑफ मैटर में आता है, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर सुपर एनर्जेटिक, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन थर्ड, प्लाज्मा ग्लोज विद द कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी देखोगे, इनफैक्ट मैंने भी अपनी क्लासेस में कई बार ये डिस्कस किया हुआ है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट जो होती है मैटर की, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। तो प्लाज्मा जो होता है वो क्या करता है, ग्लो करता है विथ सम कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, की कौन सी गैस आपने यूज़ की है, तो ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर 3 स्टेटमेंट करेक्ट है तो इसका मतलब 4th स्टेटमेंट क्या आएगी भाई, इनकरेक्ट ही आएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे अब इनकरेक्ट क्या दिया हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे हीटिंग अ गैस लिखा है बट ये क्या होता है, कूलिंग अ गैस होता है। यहाँ पे एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पे क्या है, कूलिंग अ गैस होना चाहिए, ठीक है। तो 4th क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, कि सोल्डर एक एलॉय होता है किसका। तो एलॉय भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एलॉय वो कई बार टेबल में पूछ लेता है, कई बार वो एप्लीकेशन पर्पज से पूछ लेता है, बट वो किसी ना किसी तरीके से पूछता ही है, तो एलॉय भी आपको अच्छे से करना है सभी मेटल के। तो सोल्डर जो होता है इट इज़ एन एलॉय ऑफ लेड और टिन, ये टिन और लेड का एलॉय होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 1। एलॉय होते क्या है, बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा मेटल नॉन मेटल जब आपस में मिक्स होकर कंबाइन करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल के कंपैरिजन में क्या होती है, अच्छी होती है। तो सोल्डर क्या होता है यहाँ पे भाई, लेड प्लस में टिन का होता है, और ये नॉर्मली अगर इसकी एप्लीकेशन पार्ट की बात करें सोल्डर की, तो ये इलेक्ट्रिक वायर्स को और जो अप्लाइंसेस होते हैं उनको जॉइन वगैरह करने में इसका यूज़ होता है सोल्डर एलॉय का। बाकी कॉपर और टिन क्या होता है, कॉपर और टिन जो होता है ये होता है ब्रॉन्ज, ये क्या होता है भाई, ब्रॉन्ज होता है। अगर कभी ब्रॉन्ज का मिक्सचर पूछे कि ब्रॉन्ज किससे मिलके बना है, तो वो बनता है कॉपर और टिन से। अगर कॉपर और जिंक की बात करें तो ये क्या होता है भाई, ब्रास होता है, ये क्या होता है, ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द मिडल जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज ऑल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ। अब आपने फ्लेम तो देखी ही होगी, ठीक है, फ्लेम इस तरीके से होती है जैसे, तो यहाँ पे बोल रहा है जैसे एक ये इनर पार्ट होता है, फिर एक मिडल पार्ट होता है और एक ये आउटर पार्ट होता है। तो यहाँ पे उसने मिडल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम के बारे में बात की है कि ये क्या होता है। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, रैपिड कंबशन, कंप्लीट या फिर पार्शियल कंबशन होता है। तो ये जो इनर पार्ट होता है ना फ्लेम का, ये क्या होता है, डार्क होता है, लीस्ट हॉट होता है, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 वाला, वहाँ पे भी फ्लेम से एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी फ्लेम से एक क्वेश्चन आया, तो आप ये मान सकते हो कि फ्लेम आपके सिलेबस में गिवन है, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा। और ये 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, फ्लेम कंबशन का ये जो टॉपिक है, अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम देखें तो ये 10 मिनट का भी एक टॉपिक नहीं है, और यहाँ से 1 नंबर पक्का है। तो अब यहाँ से क्या है अभी, ये जो इनर पार्ट होता है ना, ये क्या होता है, लीस्ट हॉट होता है, और अनबर्न्ट वैक्स पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होता है, अनबर्न्ट यानी कि अनबर्न्ट वैक्स पार्टिकल्स होते हैं, और यहाँ पे कोई कंबशन नहीं होता, नो कंबशन। फिर जो मिडल जोन होता है दैट इज़ येलो इन कलर, ये मिडल जोन क्या होता है, येलो इन कलर होता है, ल्यूमिनियस होता है यानी कि ब्राइट होता है, मॉडरेट हॉट होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो क्या करता है अभी, पार्शियल कंबशन करता है। जब भी इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा तो पार्शियल कंबशन ही होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि फ्लेम क्या होती है, येलो होती है। और फिर बात करते हैं आउटर पार्ट की। तो जो आउटर पार्ट होता है ये हॉटेस्ट होता है, ब्लू दिखेगा आपको। यहाँ पे इसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, और यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। उसने किसकी बात की है, मिडल जोन की। तो मिडल जोन में क्या होता है, पार्शियल कंबशन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और चारों ऑप्शन में आपको फ्यूल्स ही मेंशन किए हैं।
तो ये पूछा है इसने कि किसकी हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू आएगी। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब भी आप किसी फ्यूल को बर्न करते हो तो क्या होता है भाई, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। पेट्रोल है, एलपीजी है, सीएनजी है, हाइड्रोजन है, कोई भी फ्यूल लगा लो। अगर आप नेचुरल फ्यूल्स की भी बात करते हो तो उनको भी जब आप बर्न करते हो तो वहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है वहाँ पे रिलीज होती है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। बट यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू के लिए अमाउंट भी फ्यूल की फिक्स की हुई है, यानी कि 1 kg फ्यूल को बर्न करने से, ठीक है, 1 kg फ्यूल को बर्न करने से, इसका कंबशन कराने से, 1 kg फ्यूल का कंबशन कराने से जो ही एनर्जी यहाँ पे क्या होगी भाई, रिलीज होती है, जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है उसे ही हम पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अमाउंट भी फिक्स है यहाँ पे कि भाई 1 kg फ्यूल को कंबशन कराने से जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज द कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है इन चारों ऑप्शन में से वो किसकी होती है भाई, हाइड्रोजन की होती है। और अगर हम बात करें एलपीजी सीएनजी में से तो सीएनजी की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग ऑफ अ गैस इनटू लिक्विड। तो ये क्वेश्चन भी आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे तो किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी, फेवरेबल कंडीशन बोल रहा है वो क्या, गैस से लिक्विड बनाने में, क्या भाई गैस से लिक्विड बनाने में। तो यहाँ पे ये जो गैस से लिक्विड बना रहे हैं, तो अब देखो गैस के पार्टिकल्स तो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पता है ना, और ऐसे कन्फ्यूजन है कि हाई क्या होगा लो क्या होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप खुद से ही यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या हाई आएगा क्या लो आएगा। देखो गैस से लिक्विड बनाना है तो गैस में तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। लिक्विड में क्या है, थोड़े से क्लोज आ जाते हैं। इतने क्लोज तो नहीं होते जैसे सॉलिड में होते, बट थोड़े से गैस के कंपैरिजन में तो क्या है भी क्लोज ही आ जाते हैं। तो गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो गैस से लिक्विड में जा रहा है तो देखो इनके बीच का जो पार्टिकल स्पेस है वो कम हो रहा है। अब कम कैसे होगा, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे, फोर्स लगाओगे इस पर, तो यानी कि प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हाई प्रेशर देखो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, फर्स्ट में और फोर्थ में, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। अब यहाँ पे देखो अगर आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया है, अगर टेम्परेचर लो रखते हैं हम, टेम्परेचर क्या करते हैं, लो रखते हैं, तभी इन पार्टिकल्स की क्या है, ये जो गैसियस पार्टिकल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी भी लो हो जाएगी। इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन वाली एनर्जी जो पार्टिकल्स को मूव कराती रहती है। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर लो करने पर क्या हो जाती है, लो हो जाती है, क्योंकि एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स रैंडम इधर उधर ज़्यादा मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है, आप मोर क्या भी रैंडम से, ये ज़्यादा रैंडम है ना, लेस रैंडम की तरफ जा रहे हो, तो लेस रैंडम की तरफ जाने के लिए इनकी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो आपको कम करनी पड़ेगी। इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम करना पड़ेगा कि भाई ये ज़्यादा एक्साइटेड ना रहे। अब ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहने के लिए इनको टेम्परेचर क्या है अभी कम देना पड़ेगा, तो यानी कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, मैच द सब्सटेंस। यहाँ पे आपको 2 कॉलम में सब्सटेंसेस गिवन है, कॉलम 1 और कॉलम 2, और यहाँ पे आपको बेसिकली एसिड बेस टॉपिक से क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करनी है एक तरीके से। यहाँ पे एक साइड आपको एसिडिक कंडीशन गिवन है, दूसरे साइड आपको बेसिस गिवन है, माइल्ड बेसिस गिवन है। तो यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा किसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर आपको 4 ऑप्शन भी नहीं आते, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं सबसे इजी होते हैं। अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं भी आते ना, अगर 1-2 मैच हो जाते हैं तो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देखते हैं स्लेक लाइम, तो स्लेक लाइम का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस गिवन है उनके अकॉर्डिंग। एसिडिक सॉइल, यानी कि सॉइल जब एसिडिक इन नेचर हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो डी का देखो क्या आएगा, 4th आएगा। तो डी का 4th तो भाई यहाँ पे सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट यानी कि नहीं होगा, तो डी का 4th हो गया। फिर है कैलामाइन सॉल्यूशन, तो कैलामाइन सॉल्यूशन ये होता है जिंक कार्बोनेट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट का ये जो सॉल्यूशन है कैलामाइन सॉल्यूशन, तो ये बेसिकली कैलामाइन सॉल्यूशन का जब हम यूज़ करते हैं तो ये हम करते हैं स्किन इन्फेक्शन या फिर रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, या फिर इरिटेशन होती है स्किन पे, तब उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका आना चाहिए सी का फर्स्ट, आंट स्टिंग के लिए होना चाहिए, किसके लिए भी, आंट स्टिंग के लिए होना चाहिए। तो सी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। तो सी का फर्स्ट देखो आपको
एक ही ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर थर्ड में। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये बेसिकली आपको दोनों ही दिखेंगे कि आप इनका एंटासिड की तरह यूज़ कर सकते हो। बट जब आपको ये दोनों ऑप्शन में दिखें, आपको क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी दे रखे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज़ करना है। तो अगर आपको बाकी ऑप्शंस भी दिखते हैं, तो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर आपको ऑप्शन में दिखता है, तो ये बेटर क्या होता है, एंटासिड होता है, यानी कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में इसका यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या है भाई, बी का क्या आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है, आई थिंक यहाँ पे ये गलत मैच हो गए भाई। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पे थर्ड का ये छोड़ो। देखो स्लेक लाइम जो है एसिडिक सॉइल के लिए आएगा, डी का क्या है, फोर्थ हो जाएगा। और जो कैलामाइन सॉल्यूशन है, सी का फर्स्ट आएगा। और सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है, इसका हम फंगल इन्फेक्शन इन प्लांट्स, ये इसको न्यूट्रलाइज करने में होता है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये एंटासिड की तरह यूज़ होता है। अब देखो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ए का क्या आएगा, ए का थर्ड आएगा, ए का थर्ड। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे ऑप्शन ये गलत बने हुए हैं, ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है एक बार देखना, ए का थर्ड। बी का यहाँ पे क्या आएगा, बी क्या है भी ऑप्शन, बी का सेकंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सी ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, सी ऑप्शन बनेगा मिल्क ऑफ सॉरी कैलामाइन सॉल्यूशन जो है, ये बनेगा सी का फर्स्ट। और जो डी ऑप्शन आएगा, डी का फोर्थ। अब ये कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ए का थर्ड, ए का थर्ड यहाँ पे गिवन है, बी का सेकंड आ गया यहाँ पे, सी का, हाँ भाई ये ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट नहीं है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये बनेगा। करेक्ट आंसर क्या है भाई, यहाँ पे ये बनेगा, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ। और यहाँ पे ख़त्म होता है आज का डिस्कशन। तो एचटेट के एग्ज़ाम में जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए थे, यानी कि केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन था, उसको हमने आज की क्लास पे कंप्लीट कर लिया है। और आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस में डाउट जो भी थे वो क्लियर हो गए होंगे। जिनको भी डाउट था आंसर की के रिगार्डिंग, उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो भी फ्रेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम में, और आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। यहीं पर हम एंड करते हैं इस सेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना।